तो हम लोग आज से टीवाई का मैं अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो जब तक ये लॉकडाउन है तब तक मैं आपको चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप घर पे थोड़ा सा टीवाई का अपनी एक्टिविटी स्टडी स्टार्ट रखे। तो हम लोग ने इसीलिए मनीष सर और मैंने आप लोग के लिए थोड़े हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज से टीवाई का मैं अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो जब तक ये लॉकडाउन है तब तक मैं आपको चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप घर पे थोड़ा सा टीवाई का अपनी एक्टिविटी स्टडी स्टार्ट रखे। तो हम लोग ने इसीलिए मनीष सर और मैंने आप लोग के लिए थोड़े वीडियोज़ बनाए हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आपको इसमें पढ़ाएंगे, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और क्या होता है और कैसे सॉल्व करना थोड़ा बहुत आइडिया देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको टीवाई में हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स 1। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग फर्स्ट सेम में भी पढ़े थे, सेकंड में भी पढ़े थे, थर्ड में भी पढ़े थे, फोर्थ में पढ़े थे, अब फिफ्थ में पढ़ेंगे और सिक्स में भी पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको तो ऑलरेडी डिग्री में सेम फर्स्ट से स्टार्ट है। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फिफ्थ सेम में आपको टोटल 4 यूनिट आने वाले हैं और ये आपको थ्योरी यूनिट है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आपको 4 यूनिट से आएंगे और ये आपका थ्योरी यूनिट है। तो ये 4 यूनिट क्या है? तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। हम लोग ने फर्स्ट ईयर के बीकॉम या बैफ की डिग्री में पढ़ा रहेगा, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट। फिर सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और अब हम लोग पढ़ रहे टीवाई के थर्ड ईयर में फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग का और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसके बारे में एक अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, उसके बाद बायबैक ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को हम लोग बायबैक करते हैं, मतलब कंपनी खुद परचेस करती है, कैसे करती है, कैसे इसकी जनरेटरी करनी है, ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। और उसके बाद है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग यानी कि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप लोग अपने जो भी आप शेयर्स मार्केट में जो भी आप शेयर्स परचेस करते हैं या इक्विटी शेयर्स परचेस करते हैं या बॉन्ड्स परचेस करते हैं या डिबेंचर्स परचेस करते हैं, तो उनको कैसे उनका अकाउंट बनाए, कैसे उनको मैनेज करना चाहिए, कैसे उनके लेजर अकाउंट बनाते हैं, कैसे उनकी थ्योरी करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे स्टडी करने मिलेगा। और इसके साथ साथ एथिकल बिहेवियर एंड इम्प्लीमेशन ऑफ अकाउंट आप यहाँ पे स्टडी करेंगे कि हमारे बिहेवियर्स यानी एथिकल बिहेवियर, व्हाट इज द राइट एंड रॉन्ग रिलेटेड टू द अकाउंट्स, ये भी यहाँ पे थोड़ा आपको दिया है थियरी पार्ट, बिकॉज हमारा पेपर पैटर्न जो है थोड़ा सा थियोरेटिकल भी है, इसलिए ये टॉपिक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलो एक नजर डालते हैं अपने पेपर पैटर्न की तरफ। तो पेपर पैटर्न जो आपका है वो 100 मार्क्स का पेपर आएगा एज इट इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स में आपको ए और बी 10-10 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको 12 ऑप्शन दिए जाएंगे, 12 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई भी 10 कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट 12 के 12 करते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स है, कर सकते हैं। यस, कोई भी 10 राइट आएगा आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है? तो ये ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकता है, फिल द ब्लैंक्स विद ऑप्शन, फिल द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर, वन वर्ड, एनीथिंग, वो आपके एग्जामिनर और आपके पेपर सेंटर के ऊपर होता है। उसके बाद प्रॉब्लम देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 2, 3 और 4 जो रखा है उन्हें प्रॉब्लम रखा, और यहाँ पे ऑप्शन लिखा है 1 to 4, यानी इसका कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है कि यहाँ पे फाइनल अकाउंट ही आएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही आएगा और यहाँ पे बायबैक की शेयर आएगा, इंटरलिंकेशन, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है। ठीक है, बस इतना मैं बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में प्रॉब्लम आएगा आपको सॉल्व करने के लिए। अब वो प्रॉब्लम कैसे आएगा? तो प्रॉब्लम कैसे आ सकता है, यहाँ तो सीधा एक 20 मार्क का वाला प्रॉब्लम किसी भी यूनिट पे, यानी कि समझो प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट दे दिया तो उसके ऑप्शन में और आया, और फिर वहां पर ऐसा हो सकता है कि आपको ए और बी करके 10-10 मार्क के 2 सब क्वेश्चन दिए जाए। एक 10 मार्क का समझो इन्वेस्टमेंट दे देगा और एक 10 मार्क के लिए आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दे देगा, तो ऐसा भी दे सकते हो। ओके, यही पैटर्न आपको यहाँ पे भी समझो और यही पैटर्न आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो आपको कहीं भी आपको इस तरह से फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी 3 यूनिट्स को आप अच्छे से कर सकते हो, कोई भी 3 यूनिट आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा थ्योरी पार्ट है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 में एक तो या तो आपको ए और बी करके 10-10 मार्क्स के 2 ब्रीफ थ्योरी देंगे 10-10 मार्क के, या फिर और के क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट नोट दिया जाएगा, जिस शॉर्ट नोट में आपको 5 शॉर्ट नोट होंगे, उसमें से एनी 6 शॉर्ट नोट होंगे, उसमें से एनी 4 कर देंगे आपको, और ये भी आपको कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 20 मार्क्स के लिए रहेगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। ठीक है, सो ये हमारा हो गया इंडेक्स आपका, क्या आपको स्टडी करना है, और ये होगा पेपर पैटर्न। अब आगे देखते हैं हम लोग कि हमें कौन सा स्टार्ट करना है। तो मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ पहला इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। बहुत ही अच्छा बेसिक टॉपिक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ओके, सो मैंने आपको बोला कि हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं बता दूं कि देखो, आपको कभी कभी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए ऑब्जेक्टिव्स आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए क्या फॉलो होता है।
तो आपको याद रखना है पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 था, बट अब ये राइट ऑफ हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 हो गया। तो कभी ऑब्जेक्टिव्स में अगर आ गया इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंड फॉर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा स्टैंडर्ड है, 13। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है। पता है आप टीवाई में हो तो भी अच्छे को पता नहीं होता इन्वेस्टमेंट किस तरह का होता है। तो इन्वेस्टमेंट आपके मायने में क्या है? यस, प्रॉपर्टी बाय करना, एफडी करना, शेयर्स में परचेज करना। यस, तो ये बात सही है कि आप कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कब होता है? When a business or a firm or a company having a huge amount of surplus capital, जब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और उनको समझ में नहीं आता है कि इस पैसे का क्या करें, तो वो सोचते हैं कि इस पैसे को कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, ऐसा कुछ कहीं इन्वेस्ट किया जाए, तो हम क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट आपके डिपेंड करता है कि आपको किस पे करना है, मतलब कहाँ पर करना है, कैसे करना है और उसके लिए कितने समय के लिए करना है। ये सब चीज़ हमारे माइंड में कैलकुलेट होती है क्योंकि हमें पैसे की कब तक ज़रूरत नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म ज़रूरत नहीं है तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमें शॉर्ट टर्म की जरूरत नहीं तो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका जो सरप्लस अमाउंट आपके पास पड़ा है वो कब तक के लिए पड़ा है। ओके, सो हम वही चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर होती है। तो पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। देखो ये भी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है, आप अगर ध्यान दें तो ये भी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है और ये भी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है। ओके, दोनों भी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके नीचे मैंने एक लाइन लिखी है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये मेन लाइन है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, और यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। ये दो चीजों को पहले समझना आपको बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप होता है कि आपको इनकम कैसा चाहिए। ओके, सो पहला देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अब इनकम कैसा चाहिए, तो आप क्या इनकम आपको कैसा चाहिए, एक फिक्स इनकम है, ओके, दूसरा फ्लक्चुएटिंग इनकम है। ओके, मतलब अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, समझो मान के चलते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए सरप्लस था और वो 1 लाख रुपए मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो मैंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे ना इनकम है ना हर साल फिक्स मिलना चाहिए। तो मुझे ऑप्शन देगा कोई कि आप एक काम करो, बैंक में आके एफडी कर दो। तो मैंने उस 1 लाख रुपए को बैंक में एफडी किया और बैंक ने बोला मैं हमको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर देंगे। तो इससे क्या पता चला आपको कि अगर 1 लाख रुपए अगर मैं एफडी करता हूँ तो इंटू 7% यानी मुझे एवरी ईयर कितना मिलेगा, 7,000 रुपीज। मतलब हर साल मुझे 7,000 रुपए फिक्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, फिक्स। ओके, अब फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग यानी इसका उल्टा। आपने क्या किया, वही पैसे जाकर किसी बंदे के पास दे दिए, ठीक है, वो भी एक इंस्टीट्यूट ही है, समझो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसा ही। वो बंदा पैसे सिलेक्ट अपना कलेक्ट करता है और बोलता है कि आपको इंटरेस्ट जो है ना सर वो फिक्स नहीं है। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपने क्या किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो पैसा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स नहीं है, वो आपका 0 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है। तो आपने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है उस पर क्या पता ईयर एंड पे मैंने देखा 1 साल बाद मुझे मान पड़ा 15% मिला, तो देखो 15,000 भी मिल सकता है, नहीं 5% भी मिला, तो यहाँ पर 15% का 15,000 मिला, 5% का 5,000 मिला। तो ये जो इनकम हो रहा है ये क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएट मीन्स कभी किसी ईयर में ज्यादा, कभी किसी ईयर में कम, क्योंकि यहाँ पर फिक्स इनकम नहीं है। तो आपको ये भी देखना होता है कि आप कौन से इनकम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप फिक्स इनकम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि फ्लक्चुएटिंग इनकम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग को हमारे सिलेबस में जो ध्यान देना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, तो बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल दिया हुआ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया है। उसने बोला अगर हम बात करेंगे कि हम अगर सिक्योरिटीज खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम अगर फिक्स में जाएंगे तो हम क्या बाय करेंगे, डिबेंचर्स बाय करेंगे कंपनीज के, बॉन्ड्स बाय करेंगे कंपनीज के, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट कंपनी से सिक्योरिटीज मार्केट में मिलती है हम वो बाय करेंगे। अब इनका क्या होता है कि इनका है ना परसेंटेज बाइंग करने टाइम भी आपको फिक्स होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप अगर टाटा कंपनी अगर समझो टाटा कंपनी अगर मार्केट में डिबेंचर इशू करी तो पहले बोलेगी 6% डिबेंचर,
तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको कंफर्म हो गया ना कि आपको क्या मिलने वाला है, जितना भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख 10 लाख, आपको फिक्स है कि आपको क्या मिलने वाला है 6% ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये आपके लिए फिक्स हो गया। ठीक है, ये चीज बॉन्ड पे भी होता है, लिखा हुआ होता है, सिक्योरिटी से, तो यहाँ पर आपका फिक्स हो गया बिकॉज आप यहाँ पे सिक्योर्ड हो चुके हो एकदम फ्री कि मुझे साल के बाद इतना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये कंफर्म है। बट अब फ्लक्चुएटिंग इनकम मैंने यहाँ पे बताया कि आपको भी मालूम नहीं है, तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग क्या देखने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स, आपको नॉन प्रिफरेंस शेयर भी नहीं है, ये भी एमकॉम लेवल में, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इक्विटी शेयर्स के ऊपर ही दिया गया है सिलेबस में, जिसमें हम क्या करेंगे, बाय करेंगे इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर पे हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, हमको क्या मिलता है, डिविडेंड। ठीक है, और वो डिविडेंड में क्या फिक्स होता है क्या, नहीं, वो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, बहुत ज़्यादा आपको डिविडेंड देगी, कंपनी ने कम प्रॉफिट कमाया, कम डिविडेंड देगी। तो आपका शेयर्स आप जितने भी बाय करते हो, जितने भी अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पर भी आपका डिविडेंड जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। तो इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन का पार्ट बहुत कम होता है। जब हम लोग इस पार्ट ऑफ इनकम का करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट बहुत कम होता है, और यहाँ पे जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको पहले से पता चल चुका है कि मुझे इतना पैसा ही मिलने वाला है, तो आप क्या करते हो, उसको कैलकुलेट ज़्यादा करते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो बहुत कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, बिकॉज यहाँ बहुत कम कैलकुलेशन हमें करना है। यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल है, बट यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पर बोनस शेयर्स, राइट ऑफ इशू के बारे में बताएंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन आपको अच्छे से कैलसी पे करने आना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत ईजी पार्ट है। इसलिए यही आपका जो मेन सिलेबस है कि आपको या तो क्वेश्चन आएगा फिक्स इनकम पे, या तो क्वेश्चन आएगा आपको फ्लक्चुएटिंग इनकम पे, तो आपको यही करना है। ठीक है, अब सर ये क्या दिया नीचे, फिर ओके, अब आते हैं नीचे मैंने क्या दिया, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने यहाँ पे बताया आपको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी है, लेकिन ये क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट किस टाइम के लिए करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम। तो आपको मैं बता दूं कि इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, लेस देन अ ईयर रहेगा तो हम लोग उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, मोर देन ईयर रहेगा तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोलते हैं। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम या 1 साल के अंदर करते हैं उसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म है, मतलब हम लोग लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो उसको हम लोग मोर देन ईयर, 1 साल से ज़्यादा अगर है तो उसको हम लोग मोर देन द ईयर बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट को लेकर, जब बैलेंस शीट प्रिपरेशन का टाइम आता है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे कैलकुलेट होता है, ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं, जो उसकी प्राइस जब बैलेंस शीट में लिखनी होती है, तो हम कौन से प्राइस पे लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या है कि समझो आपने कॉस्ट प्राइस जो आपके पास आपके बुक पे जो वैल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1 लाख, बट मार्केट में उसकी वैल्यू है 98,000, तो हम लोग को बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 98,000, बिकॉज मार्केट में उसकी वैल्यू 98,000, हम लोग 1 लाख नहीं लेंगे। ओके, बट अगर आपकी वैल्यू 1 लाख है और मार्केट में वैल्यू है समझो 1,10,000, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, 1 लाख, और ये नहीं लेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग का विच एवर इज लेस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्लोजिंग शेयर जैसे आप 12th में करते हैं सेम वैसे फॉर्मूला जैसा अप्लाई करना है आपको, विच एवर इज लेस कॉस्ट प्राइस मार्केट, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है इसलिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं ना, हम लोग कभी भी सेल कभी भी बाय नहीं करने वाले, हमारा एक स्पेसिफिक रेट क्लेरिफाई कि हम 5 साल तक 10 ईयर तक 6 ईयर तक जो भी है 1 साल से ज़्यादा मेंटेन करने वाले, तो हम उस टाइम पे मार्केट प्राइस से साथ कंपेयर नहीं करते, हमने जो प्राइस पे परचेस किया है हम वही, अगर मैंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं हर बार 5 लाख ही लिखूंगा, मैं मार्केट प्राइस को कंपेयर करके नहीं देखूंगा। ठीक है, तो इसके लिए इसके ऊपर बहुत सारे चेंजेस कैसे होते हैं क्या होते हैं मैं आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है इसलिए मैंने आपको करवाया है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे मैंने एक नोट लिखवाया है, और नोट को आपको समझना है कि हमारे सिलेबस का पर्पस है कि हम लॉन्ग टर्म नहीं करने वाले, हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि टू बी पर्पस ऑफ चैप्टर टू अंडरस्टैंड एंड ऑल शैल बी कंसीडर्ड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हम लोग सिर्फ यही करने वाले, हमारा जो पूरा सिलेबस है वो हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे ही है, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी पढ़ाई करने वाले नहीं है। ठीक है, हम जो भी करेंगे यहाँ करेंगे, तो इसे सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको बताया था, इसको छोड़ दो, बट ये याद रखो और ये बहुत ही मेजर है जो हमें करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पहले फिक्स इनकम कैसे करेंगे, फिर फ्लक्चुएटिंग इनकम कैसे करेंगे।